देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुके हैं अलवर की आवाज में। गणित हुआ आसान के एक और अंक में आज हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मीन यानी कि माध्य को ज्ञात करना, कि कैसे हम मीन को ज्ञात करते हैं यानी कि माध्य कैसे निकालते हैं। और इसके विषय में आपको बता रहे हैं आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं कैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में माध्य को ज्ञात किया जाता है, यानी कि मीन कैसे कैलकुलेट की जाती है इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए जानते हैं। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, मैं आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आज अगेन हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस सर। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यस सर। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था सर्वे के बारे में, आंकड़ों के बारे में, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है मीन। यस सर। ठीक है। जो आंकड़े हमने दर्शाए, जो फ्रीक्वेंसी बारम्बारता हमने, अब उनका यूज होगा यहाँ पे। यस सर। और जो मीन है उसको हिंदी में कहते हैं माध्य। ठीक है। अब माध्य होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, माध्य की एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ माध्य के बारे में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। बच्चे होते हैं, उनकी अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। हर बच्चे की हाइट लगभग अलग होती है, कुछ सेम हाइट के भी होते हैं। और मुझे ये जानना है कि जो मेरे बच्चे हैं उनकी पर स्टूडेंट की हाइट कितनी है, एवरेज निकालना है मुझे माध्य। हाँ, मुझे माध्य निकालना है। तो जो की हाइट है, जैसे किसी की 4 फुट है, किसी की 4.5 फुट है, इस टाइप से। तो जो काउंटिंग है ये तो हो गया मेरे प्रेक्षण। ठीक है। अब माध्य निकालने के लिए माध्य को डिनोट किया जाता है x बार से, और प्रेक्षणों की वैल्यू को डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली x1 से, x2 से, x3 से डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो जो मेरे आंकड़े हैं, जो प्रेक्षण है, इनको बोलूंगा x1, x2, x3, x4, ये सारी चीजें बच्चों की काउंटिंग होगी, जो बच्चों की हाइटों की संख्या। अब एवरेज निकालने के लिए हम पे फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू प्रेक्षणों के मानों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। जो बच्चों की हाइट है वो मेरे प्रेक्षण है, जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइटों को मैं जोड़ दूंगा। तो वो मेरा निकल के आ जाता है प्रेक्षणों के मानों का योग। अब उसको डिवाइड करना है मुझे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब जितने क्लास में बच्चे हैं उनकी काउंटिंग कितनी है ना। उस काउंटिंग से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला बन जाता है x बार इज इक्वल टू प्रेक्षणों के मानों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो एवरेज जो हाइट निकल के आएगी वो टोटल जो हाइट है उनका योग डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर बच्चे कितने वहाँ पे। तो ये जो रेशो निकल के आएगा उसे बोलेंगे आप माध्य, और डिनोट किससे करते हैं x बार से। ठीक है। ये तो हो गया मैथमेटिकली कि हमारा मीन होता क्या है। अब थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताएं कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में, माध्य के बारे में क्या क्या हम जानते हैं। ये सर मैं बताता हूँ सर। अगर माध्य मतलब जाने, माध्य एक तरह का सर औसत होता है। हाँ बिल्कुल। ये सर अगर जैसे सर हम ये सोचे कि अगर किसी टीम को सर मैच चल रहा है, टीम इंडिया को जीतने के लिए 80 रन चाहिए 10 ओवर में। क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। क्रिकेट मैच में सर टीम इंडिया को जीतने के लिए 80 रन चाहिए 10 ओवर में। ठीक। तो 10 रन चाहिए, तो सर अगर हम निकालें कि उसका औसत, उसका माध्य क्या होगा कि प्रति ओवर हमें कितने रन चाहिए, तो हमें जो कुल रन चाहिए, जैसे 80 रन चाहिए हमें 10 ओवर में, तो हम सर 80 रन को 10 से डिवाइड कर देंगे। जो आएगी वैल्यू सर, जो मान आएगा वो 8 आएगा, यानी 8 रन प्रति ओवर हमें चाहिए। यानी टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 8 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। ये उसका माध्य। हाँ, बेसिकली आपने रन रेट निकालने की बात करते हैं। यस सर। जो टोटल नंबर ऑफ रन है उसको डिवाइड कर दोगे
जैसे टोटल नंबर ऑफ ओवर से। तो फाइनली आपका रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है, जो आपको रन रेट बनाना है, पर ओवर कितने रन बनाने हैं वो निकल के आ जाता है। वो माध्य होता है, ठीक है, माध्य निकाल देना। चले और बताएं मुझे, आप बताएं बेटा। सर जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 क्यारी है और 20 पौधे हैं हमारे पास, और उनको पर क्यारी में कितने पौधे लगाना है हमको, तो उस पौधे को लगाने के लिए हम मीन ज्ञात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पौधों की संख्या बटा में क्यारियों की संख्या से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा और कह सकते हैं कि हमारा मीन एवरेज वैल्यू। हाँ, जो टोटल नंबर पौधे हैं उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्यारी से, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि पर जो क्यारी है हर ईच क्यारी में कितने पौधे लग सकते हैं। तो हमारा वो मीन हो गया, माध्य हो गया। ये तो हो गया आपका माध्य के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्रिक्शन दिया हो और उनकी आवर्ती दी हो, ठीक है, कोई ऐसे एग्जांपल बताएं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हो और एक मिसिंग टर्म निकालनी हो। मिसिंग टर्म समझते हैं, कोई एक डाटा की एक वैल्यू आपको गायब कर दिया और वो आपको ढूंढ लिया और उसमें आपको माध्य पहले ही दे दिया उसने, ठीक है। कोई एग्जांपल बताएं। राजेश आप बताएं। सर मैं ये कह सकता हूँ सर, जैसे कि विद्यार्थी है, डेली स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए जी, तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं सर जिसको कि रास्ते में जाने के लिए किराए में खर्च होती है 10 रुपया, और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 5 रुपया खर्च होती है सर, और 20 रुपया खर्च करने वाले स्टूडेंटों की संख्या सर नहीं दिया गया है। यानी कि कितना स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 20 रुपया खर्च करते हैं, वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालनी है सर। और 15 रुपया खर्च करने वाले 3 बच्चे हैं और 12 रुपया खर्च करने वाले 2 बच्चे हैं। तो इस प्रकार सर हम क्या निकालते हैं सर, एक सिग्मा एफेक्ट निकालते हैं। तो सिग्मा एफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सर दिए हुए हैं खर्च रुपयों में सर और बच्चों की संख्या दिए हुए हैं, इस दोनों को हम मल्टीपल करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि 10 रुपया खर्च करने वाले 5 बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं सर 10 गुना 5 करते हैं तो 50 आती है, और 5 रुपया खर्च करने वाले 4 बच्चे हैं तो 5 गुना 4 करते हैं तो 20 आती है, और F बच्चे ऐसे हैं जो कि 20 रुपया खर्च करते हैं तो 20 गुना F करते हैं तो 20 F आ जाती है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो 15 रुपया खर्च करते हैं तो 3 गुना 15 करते हैं तो 45 आ जाती है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 12 रुपया खर्च करते हैं, 2 गुना 12 करते हैं तो 24 रुपया आ जाती है। जब हम सिग्मा एफेक्ट निकालते हैं, टोटल एड करते हैं तो सिग्मा एफेक्ट बराबर आती है 139 प्लस 20 अब, और माध्य मान दिया हुआ है मेरा 15 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस सर, और सिग्मा अब जो होती है मेरी सर वो हो जाती है टोटल 14 प्लस अब, और उसके बाद हम माध्य मान निकालने के लिए जो वही मेरा सेम फार्मूला है सर, सूत्र है जो कि सिग्मा एफेक्ट अपॉन सिग्मा। तो माध्य मेरा 15 है तो 15 बराबर हो जाएगा सर 139 प्लस 20 अब अपॉन 14 प्लस अब, तो हो जाएगी। इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगी 15 इंटू 14 प्लस अब बराबर 139 प्लस 20 अब, और जब 15 गुना 14 करेंगे तो क्या हो जाएगी मेरी 210 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी 15 अब बराबर क्या हो जाएगी 139 प्लस 20 अब। जब 139 को सर मीटर लाएंगे तो क्या हो जाएगी 210 माइनस 139 हो जाएगी, और 15 को सर उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 अब माइनस 15 अब बराबर क्या हो जाएगा 5 अब बराबर हो जाएगा 71 हो जाएगी सर, और अब बराबर हो जाएगी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हम 5 से 71 में जब भाग देंगे तो क्या आएगी 14.2। इस प्रकार देखते हैं कि 14.2 ऐसे है जो कि 20 रुपया खर्च करते हैं। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया, अगर हमें फ्रिक्शन और उनकी आवृत्ति के बारे में इंफॉर्मेशन हो और क्वेश्चन में आपको माध्य भी दिया हो, तो आप किसी एक मिसिंग टर्म जो अननोन है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज्ञात कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने F माना है, जो वैल्यू आपको निकालनी है, और माध्य आपको दिया था, तो फाइनली सेम फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली आंसर निकल आएगा जो कि मिसिंग टर्म होगी। ठीक है, अब आप बताएं बेटा। जैसे हमारे स्कूल में सर डांस का एक प्रतियोगिता होता है, और प्रतियोगिता का नंबर 10 नंबर का रहता है, और 10 बच्चे उसमें भाग लेते हैं। तो सर एक बच्चा उसमें से 5 नंबर पाता है, एक बच्चा 10 नंबर पाता है, और एक बच्चा 7 नंबर, एक बच्चा 6 नंबर, एक बच्चा 7 नंबर, ऐसे 10 बच्चे नंबर प्राप्त करते हैं। और जिससे इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सर हम सबका योग जोड़ के सर 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या 10 थी, तो हमारा एक मीन वैल्यू निकल जाएगी, माध्य वैल्यू निकल जाएगी, जिसको हम हिंदी में माध्य कहते हैं। डांस कंपटीशन था, ठीक है, डांस कंपटीशन में अलग अलग बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिले, ठीक है, और अगर मुझे निकालना हो कि
पर जो कंप्यूटर है एवरेज मार्क्स आए कितने हैं, पर व्यक्ति के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है उनको जोड़ दिया आपने, जिसे हम कहेंगे परीक्षणों के मानों की संख्या, और डिवाइड करेंगे परीक्षणों की संख्या। वो परीक्षणों की संख्या होगी यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, वो परीक्षणों के संख्या हो जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो आपका निकल गया रहेगा मीन। ठीक है, जैसे कहेंगे एवरेज मार्क्स आंसर। ठीक है, चलो आप बताएंगे मुझे। मैं राजेश कुमार, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि चिल्ड्रन डे पे सर टीचर ने स्टूडेंट को केला बांटे सर, जो कि सर एक बच्चे को 2 केले दिए सर, और फिर 3 बच्चे को 4 केला दिए, फिर 4 बच्चे को 5 केला दिए सर, फिर 5 बच्चे के 6 केला दिए, फिर 3 बच्चे को 7 केला दिए। तो इस प्रकार देखा कि मैंने बच्चों की संख्या और केलों की संख्या को क्या कर दिया सर, दोनों को मल्टीपल कर दिए। 2 केले और एक बच्चे की संख्या 2 into 1 हो गया सर 2, फिर 4 into 3 हो गए 12, फिर 5 into 4 हो गया 20, 6 into 5 हो गया 30 और 7 into 3 हो गया 21। इस प्रकार मेरा सर ये जो हुआ सर मल्टीपल करने के बाद जो दोनों आया, ये मेरा हो गया सिग्मा एफएक्स। टोटल ऐड करने के बाद मेरा सिग्मा एफएक्स आती है 85, और बच्चों की संख्या जो है सर वो है 16, जिसे हम सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार सर एक हम इसका माध्य मान निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो माध्य बराबर मेरे होते हैं सर सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम देखते हैं कि 85/16 करते हैं, तो मेरी माध्य जो होती है सर एवरेज वो 5.31 होती है सर। इस प्रकार सर हम माध्य कर सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ जो आपने एग्जाम्पल लिया वहाँ पे आपको परीक्षणों की वैल्यू दी हुई थी। हाँ सर। ठीक है, x1, x2, x3। ठीक है, साथ में क्या दिया था मुझे, उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी थी। x1 के लिए फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक है, x2 के लिए फ्रीक्वेंसी दी थी। तो अगर आपके परीक्षण दिए हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी बारंबारता भी दी हो, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सम की बात करते हैं ना, जानते हैं आप लोग, योग की बात करते हैं। जितना x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 इस तरह से चलेगा, और डिवाइड करेंगे हम सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 इस तरह। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो फाइनली जब आपको प्रेक्षण और फ्रीक्वेंसी दी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपने वो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है बेटा, गुड राजेश। सर और सर उदाहरण हो सकता है। हाँ बताएं सर। जैसे अगर सर किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन मजदूरों की सर औसत सैलरी का हम निकाल सकते हैं। जैसे सर किसी फैक्ट्री के 5 मजदूरों की अगर हम औसत सैलरी की बात करें, एक मजदूर 100 पाता है, दूसरा 110, तीसरा 120, चौथा 140, पांचवा 150। अब इनको हम अगर इनका योग करें, इन सारे मानों का योग करें तो हमें 600 आते हैं। मतलब पूरी सैलरी जो है 600 गई। टोटल मानों का योग सर 600। और जो मजदूर थे उनकी संख्या 5 थी, यानी प्रेक्षणों का मान जो परीक्षणों की संख्या है वो 5 है। उनसे हम डिवाइड करेंगे तो सर हमें जो आता है उत्तर वो 120 आता है, यानी 120 रुपए प्रति मजदूर। हाँ। यानी वो जो औसत सैलरी हुई 120 रुपए में। ठीक है, तो x बार की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 120। ठीक है सर। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं और हमारे पास 5 मोटरसाइकिल है, तो उनको सवारी करनी है, तो हम जितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट में मोटरसाइकिलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से तो सर हमारा माध्य ज्ञात हो सकता है सर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, 10 कैंडिडेट हैं। यस सर। 5 कितने हैं, 5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 10 कैंडिडेट, आपको जाना है। ठीक है, कहीं आपको जर्नी तय करनी है और आप पे जो है नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ लोग हैं वो ज्यादा है और बाइकें हैं आप पे कम। अब जाना तो है। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई पर जो बाइक है उस पर कितने कैंडिडेट आ सकते हैं। नंबर ऑफ ठीक है, तो वही जैसे आप बता रहे हैं, जो हमारे परीक्षणों की जो संख्या है, जो उनको मानों का योग को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बाइक से। अब टोटल नंबर ऑफ जो परीक्षण है वो कितने हैं हमारे, सर मान लीजिए 10 है। 10 है और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बाइक से। ठीक है, नंबर ऑफ बाइक कितनी 5 है, तो 10/5 इजिकल टू 2। तो पर बाइक पे जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे, जो एवरेज निकलेगा वो 2 आएगा। तो ये हमारा माध्य हो गया, जिसे हम x बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो सर मैं कह सकता हूँ कि सर एक गांव में किसान है, जो कि एक किसान है उसके पास टोटल 20 बैल है सर, और बी किसान ऐसे है जिसके पास 10 बैल है, और सी किसान ऐसे है जिसके पास 30 बैल है, और डी किसान ऐसे है जिसके पास 10 बैल है। इस प्रकार देखते हैं कि सर टोटल हम जब बैलों की संख्या को हम ऐड करते हैं, टोटल बैलों की संख्या ऐड करते हैं और अपन में किसानों की संख्या कर देते हैं, तो इस प्रकार मेरा एवरेज माध्य मान निकल जाती है सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेक्षण है वो कौन होंगे, प्रेक्षणों की संख्या कितनी कितनी है, x1 की वैल्यू, बेटा x1 की वैल्यू जो है, जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो है। ठीक
ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू सर 20, x2 की वैल्यू 10 सर, x3 की वैल्यू 30 है सर, x4 की वैल्यू और 10 है। हाँ, तो ये क्या है मेरे, ये प्रेक्षणों के मान है। और मुझे फार्मूले में क्या होता है, x बार इज इक्वल टू प्रेक्षणों के मानों का योग। तो ये सारी वैल्यू को हम कर देंगे ऐड, ठीक है, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रेक्षण कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ किसान कितने हैं। किसान कितने हैं आपके? सर A B C D में इस प्रकार लिए सर, आपके 4 किसान हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षणों को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ किसान से, तो आपका माध्य निकल जाएगा। माध्य मतलब हर किसान के पास कितने कितने बैल आ सकते हैं, ठीक है, वो आपका एवरेज निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं भी एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे कराती है, और गवर्नमेंट इंडिया ने सर्वे कराया है कि किसी गांव के अंदर मुझे प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। होता है सर्वे, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। तो जब प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो हम सर्वे में क्या ज्ञात करते हैं कि गांव में जाते हैं, फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, एक फैमिली में कितने बंदे हैं, कितने व्यक्ति हैं, उनकी पर की इनकम कितनी है, ठीक है। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, शायद नहीं कमाते हैं, कुछ की इनकम है, कुछ कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज्यादा कमाते हैं। तो एक गांव के सारे लोगों की मैंने अलग अलग इनकम के बारे में डाटा तैयार कर लिया, जो मेरे प्रेक्षणों की वैल्यूज है, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं गांव के अंदर और 100 लोगों की अलग अलग कमाई है, ठीक है, या 60 लोग हैं उनकी अलग अलग कमाई है। अब मुझे निकालना है प्रति व्यक्ति आय। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति की आय को जोड़ते हैं, ठीक है। गांव में 100 लोग हैं तो 100 लोगों की आय को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया जो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं या प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, वो कितनी है 100। 100 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं गाँव में। तो फाइनली मेरा जो प्रति व्यक्ति आय जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, टोटल जो इनकम है उसको जोड़ के डिवाइड कर दूंगा, कुल आय को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ लोग, पीपल, नंबर ऑफ गांव में लोग कितने रहते हैं, डिवाइड कर दूंगा तो आपका निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। तो वो क्या होगी आपकी प्रति व्यक्ति आय। गवर्नमेंट कराती है ऐसे, ठीक है। जैसे कि सर डेली कॉलेज जाते हैं सर स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए। जैसे एक मोटरसाइकिल है उस पे 2 स्टूडेंट जाते हैं बैठ के सर कॉलेज, और एक मोटरसाइकिल है जिसपे कि 4 स्टूडेंट बैठ जाते हैं, और एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसपे 3 स्टूडेंट बैठ जाते हैं। इस प्रकार सर उसका माध्यम निकालते हैं तो देखते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, एक पे 4 बैठे, एक पर 3, एक पर 2 बैठे हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि 9 स्टूडेंट तो टोटल बैठे हैं सर, उसका हम एवरेज मान निकालते हैं तो 9 बटे सर 3 कर देते हैं। 3 गाड़ी है मेरे पास तो 9 बटे 3 करते हैं तो उसका एवरेज मान 3 निकल जाता है। इस प्रकार सर हम माध्यम निकाल सकते हैं जो मेरी डेली लाइफ में सर यूज होता है सर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग। हम एक साक्षरता हमारा अभियान भी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कराती रहती है समय समय पर। कि साक्षरता में क्या करते हैं, जैसे आगे मैं गाँव की ही बात करूंगा। गाँव में जाते हैं हम लोग, ठीक है, हमने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करके हम फैमिली में जाते हैं। फैमिली में पर कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, कौन कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, और हमें निकालना होता है कि हमें दर निकालनी होती है, साक्षरता दर कितनी होती है। तो जितने लोग होते हैं गांव के अंदर उनकी काउंटिंग वो चाहिए मुझे, और कितने लोग साक्षर हैं उनकी काउंटिंग। जितने लोग साक्षर हैं उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीपल जो गाँव में है जिनको हमने इकट्ठा किया है, तो आपकी साक्षरता की दर निकल जाती है कि हमारी जो साक्षरता दर कितनी है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल ये भी ले सकते हैं सर, जैसे कि स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई करते हैं सर। जैसे एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दूसरे क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तीसरे क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट बैठे हैं। तो टोटल हम क्या करते हैं सर, स्टूडेंट की संख्या को हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, क्लास की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा एवरेज मान निकल जाता है कि सर एक क्लास में इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। प्रति मिनट एवरेज हो जाएगा सर, ठीक है। तो इससे क्लास का भी एवरेज निकल जाएगा सर। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि मान लो एक क्लास है उसमें 2 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, और मुझे ये रेशो ज्ञात करना है कि एक क्लास में एवरेज कितने बच्चे आ सकते हैं, कितने हमें सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। एग्जाम में होता है, एग्जाम में जब है ना, तो एक क्लास में कितने बच्चे बैठाए जाते हैं, हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं क्लास की संख्याओं से। तो पर क्लास में मुझे कितने बच्चे बैठाने हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो मेरा निकल जाता है, माध्य निकल जाता है, ठीक है सर। जैसे कि अब हम लोग करणी माता मंदिर पे टूर के लिए गए हैं, हम 100 स्टूडेंट है, एक बस में 100 स्टूडेंट और 10 टीचर। तो हम लोग टूर पे गए हैं, जब टूर पे हम लोगों ने वहाँ पे उतरा घूमने के लिए, तो ये हुआ कि आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए।
और हर ग्रुप में एक टीचर रहेंगे। ऐसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पज से सर की ग्रुप बना लीजिए और हर ग्रुप की मतलब रखवाली के लिए एक टीचर रहेगा। तो अब हमको ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने बच्चों पे कितने टीचर रहेंगे, इस चीज के लिए क्या करेंगे सर कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में नंबर ऑफ टीचर से डिवाइड कर देंगे। सर मतलब जो प्रेक्षणों का मान मतलब जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 100 है, तो हम प्रेक्षणों की संख्या है टीचर जो मतलब हमारे पास 10 हैं, हम 100 में 10 से भाग दे देंगे, तो हमारे आंसर आएगा 10, यानी हर 10 स्टूडेंट से एक टीचर वहाँ पे हो जाएंगे। एक टीचर के साथ फाइनली आपको बच्चे मिल जाएंगे। एक टीचर पे कितने बच्चे अवेलेबल होगा वो उनके साथ ये भी मतलब ग्रुप बन जाएगा, है ना, ग्रुप टास्क हो जाएगा। सर अगला एग्जाम्पल ले सकता हूँ सर मैं कि जैसे कि हॉस्टल है सर अपनी, तो एक रूम में सर 4 लड़का रहते हैं सर, और एक रूम में 2 लड़का रहते हैं सर, और एक रूम में 3 लड़का रहता है सर, एक रूम में 6 लड़का रहता है सर। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि सर बहुत सारे रूम है जिसमें कि 2 लड़का 3 लड़का करके रहते हैं सर। तो यदि हम इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ कि सर एक रूम में कितने लड़का रहते हैं, तो हम टोटल स्टूडेंट को सर ऐड कर लेते हैं और सर टोटल नंबर ऑफ रूम से सर भाग दे देते हैं उसमें, तो मेरा सर एवरेज वैल्यू निकल जाता है कि सर यहाँ जैसे 200-400 रूम है तो एक रूम पे इतना लड़का है। इस प्रकार से हम हॉस्टल की एवरेज निकाल सकते हैं कि एक रूम पे कितना लड़का रहते हैं। अब मतलब आप कॉलेज में आए, ठीक है, आप लोगों ने एडमिशन लिया, यस सर, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए, यस यहाँ पे हॉस्टल अलॉट हुआ आपको। अब हॉस्टल अलॉट लेने के लिए अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो रूम्स है वो कम होंगे डेफिनेटली, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि पर जो रूम है ईच रूम में कितने बच्चे रखे जाएं, यस सर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितना रखे हैं, जिसे हम बोलेंगे प्रेक्षणों की वैल्यूज, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। टोटल नंबर बच्चे कितने हो गए, टोटल काउंटिंग किया तो मतलब जितना दिया है आपका सम आ गया हो। अब मुझे दिखाना है कि पर रूम के अंदर कितने बच्चे डाले जा सकते हैं, कितने बच्चों को अरेंज किया जा सकता है। उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, जितने नंबर ऑफ कमरे हॉस्टल के अंदर है। तो जब उसको डिवाइड करेंगे जो माध्य निकलेगा, माध्य मुझे ये दर्शाएगा कि हर रूम के अंदर कितने बच्चों को हम अरेंज कर सकते हैं, कितने बच्चों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये हमारा माध्य निकल के आता है, ठीक है। ठीक सर। सर एक उदाहरण और है सर, जैसे अगर सर हमारे पास 40 केले हैं और हमारे पास 10 बच्चे हैं और 40 किलो को हमें सब बच्चों में बराबर बांटना है कि 10 बच्चे हमारे पास, 10 को हमें बराबर केले बांटने हैं, हमारे पास 40 केले हैं, तो उसके लिए भी हम उन किलो का माध्य ही निकाल सकते हैं। एक प्रकार से मतलब 10 से हम भाग दे देंगे, जो मतलब हमारे पास टोटल केले हैं, ठीक है, जो मतलब प्रेक्षण का टोटल मान है हमारे पास 40 है और प्रेक्षणों की संख्या यानी जो बच्चे हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो हम 10 से उसमें भाग दे देंगे, 4 आएगा आंसर, यानी हर बच्चे को 4-4 केले मिलेंगे सर। ये भी हमारा एक माध्य है सर, माध्य का एप्लीकेशन है। जैसे बच्चे होते हैं, यस सर, ठीक है, हम मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करता है स्कूल में जाके, तो अपने साथ ट्रॉफियां लेके जाता है, पैकेट लेके जाता है। अब क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अब ये डिसाइड करना होता है कि पर बच्चे को कितनी ट्रॉफियां दी जाती है। होता है जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं आप लोग बच्चे क्लास में, तो जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं उनकी जो काउंटिंग है और जितने आप पे टॉफियां हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देता है। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ बच्चों से, तो फाइनली आपको निकल के आ जाएगा कि पर जो बच्चा है उसको कितना कितना टॉफी हमें देना चाहिए या कितना कितना उसको मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं आपके माध्य के, ठीक है। आप लोगों को चीजें क्लियर हुई माध्य के बारे में? यस सर। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक माध्य, जिसके बारे में हमने मतलब जाना कि माध्य होता क्या है और डेली लाइफ में इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम आगे चीजों को लीड करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। इसे यहाँ फिनिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक मिनट सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह से सर हम आपसे मिलते रहेंगे। सर आपके लिए 2 वर्ड सर आपके बोलना चाहते हैं। हाँ बोले बेटा। सर कभी दोस्ती कभी दुश्मनी ये तो कुदरत के नजारे होते हैं, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी ये तो कुदरत के नजारे होते हैं। नॉलेज उनको भी जरूरी होता है जो गरीबी रेखा से किनारे होते हैं। वाह बहुत अच्छा बेटा। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में माध्य का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और किस तरह से हम उसे डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स।
ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।